नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट में हमें कितना कैश जमा करना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट से हमें कितना कैश विड्रॉ करना चाहिए और क्या लिमिट है इसकी, और अगर हमने लिमिट को क्रॉस कर दिया तो हमें किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इनकम टैक्स विभाग हमें कब नोटिस भेज सकता है, कितने ट्रांजेक्शंस के बाद हमें ये असुविधा हो सकती है। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कैश ट्रांजैक्शन पर हमारी गवर्नमेंट समय समय पर हर संभव प्रयास करती है कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए। लोग अक्सर कैश में ट्रांजैक्शन करके अपनी इनकम को छुपा लेते हैं और उस पर टैक्स की चोरी होती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट कैश के ट्रांजैक्शन में समय समय पर बदलाव करती रहती है। तो क्या बदलाव है नए, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक तो इंडिविजुअल पर्सन है और एक बिजनेस है। अगर कोई आपका बिजनेस है तो उसके लिए क्या ऑपरेट करना चाहिए, क्या लिमिट है। पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल के केस में दोस्तों आप एक करेंट अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं और सेविंग अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं। करेंट अकाउंट बेसिकली आप अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेडिंग या कोई अदर बिजनेस, तो उसमें आपने जीएसटी की लिमिट को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। करेंट अकाउंट आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, आप करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट नॉर्मली आप जो यूज करते हैं, तो उसके लिए कितने सेविंग अकाउंट आप यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दिमाग में अक्सर आता है लोगों की कि सर हमें एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट ऑपरेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर आईटी एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी ऐसा रूल और कोई भी प्रोविजन नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में जो ये बात करता हो कि आप सेविंग अकाउंट एक से ज्यादा नहीं रख सकते। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेविंग बैंक अकाउंट एक से ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यही अगर हम बिजनेस के केस में बात करें तो बिजनेस के केस में अक्सर करेंट अकाउंट ही यूज किया जाता है और उसके साथ साथ हर ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि भविष्य में कोई भी असुविधा हो या कभी कोई डिपार्टमेंट आपसे कोई जवाब मांगे तो उसका हमारे पास सारा ब्यौरा होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें इंडिविजुअल के केस में, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही आप करेंगे और उनको आप इजीली याद रख पाएंगे या कहीं छोटा मोटा कहीं नोट डाउन कर लेंगे डायरी वगैरह में। लेकिन बिजनेस के केस में इतनी सारी एक्टिविटीज हो जाती है, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सब चीजें मेंटेन की जाती है और साथ साथ ऑडिट भी किया जाता है। ईयर के एंड में ऑडिट भी किया जाता है, ऑडिट का प्रोसेस भी पूरा करना होता है। आईटीआर तो आप फाइल करते ही हैं बिजनेस के केस में भी। आईटीआर तो इंडिविजुअल के केस में भी फाइल होता है, लेकिन बिजनेस के केस में कंपलसरी हो जाता है, तो यहाँ पर तो फाइल करते ही हैं। कैश कलेक्शन, अब मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई कैश कलेक्शन का कोई व्यापार है, आप कोई रिटेल का कोई काम कर रहे हैं, रिटेल की शॉप चला रहे हैं, और जहां पर लेकिन आप कंपनी से परचेज करते हैं। परचेज आप किससे करते हैं? कंपनी से। तो कंपनी को आपको एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करना होता है, लेकिन आपका जो कलेक्शन है वो सारा कैश से हो रहा है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि आपने उस कैश को करेंट अकाउंट में जमा कराएंगे, और जब करेंट अकाउंट में जमा कराएंगे तभी तो आप कंपनी को एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिमिट है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे लिमिट के बारे में। समझिए, सेविंग बैंक अकाउंट के केस में अगर हम बात करें तो सेविंग बैंक अकाउंट के केस में 10 लाख रुपए की लिमिट होती है, जो कि डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के लिए ही होती है। लेकिन ये लिमिट पूरे साल की लिमिट है, यहाँ पर पूरे साल की बात की जा रही है। पूरे साल में अगर आपने 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक विड्रॉ या डिपॉजिट किया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कर देते हैं तो वही इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस आपको तब भेज सकता है जब आपने डिपॉजिट या विड्रॉल 10 लाख रुपए से ज्यादा किया हो। लेकिन कई बार आप समझिए कि 10 लाख रुपए हमने जमा किया, हमें पता है कि हमारे पास क्या सोर्स है, तो आपको अगर उसका सोर्स पता है तो आप बेहिचक आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं। बस आपने उसका रिप्लाई देना है। तो इसको आप जो है याद रखिए कि आपने उसका रिप्लाई देना पड़ सकता है। अगर आपके पास जो सोर्स है वो आपको गवर्नमेंट को बतानी होंगी कि हमारे पास ये सोर्स है, इस सोर्स से हमें पैसा है, हमने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। वही विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल के केस में अक्सर जो नोटिस आते हैं तो सिंपली रिप्लाई बन जाता है कि वहाँ पर हमने कोई मैरिज शादी वादी है, शादी में कोई खर्चा किया है, इमरजेंसी आ जाती है कई बार, तो उसके लिए लोग अपना जो फंड निकाल लेते हैं। गिफ्ट किसी को देना है तो निकाल लेते हैं, भाई पैसा अपना है, हम निकालें या कुछ भी करें, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर तो दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। बैंक को कोई दिक्कत नहीं, बैंक की तो ड्यूटी है, बैंक तो अपनी ड्यूटी पूरी करेगी। बैंक तो आप जितना पैसा आपका होगा आपको देने के लिए तैयार है, अगर आप उसको जमा करोगे तो वो उसको रिसीव करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को होती है, ना कि बैंक को। यही अगर सिंगल ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कई बार जब आप बैंक जाते हैं तो आपसे पैन कार्ड की डिमांड की जाती है या आपसे केवाईसी के बारे में बैंक कहता है।
तो ये 50,000 रुपए से ज्यादा की अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड देना होता है। और अगर यही हम लिमिट करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में ये लिमिट 50 लाख रुपए की हो जाती है, विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों ही केस में। अब दोस्तों आप समझिए कि ये 10 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन किया तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन कर दी है तो डिपार्टमेंट जो नोटिस भेजेगा तो क्या वो आपको कितने साल के बाद नोटिस भेजेगा, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, कितने साल के बाद नोटिस भेजेगा, तो इसकी बात करते हैं। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 148 ये बात करता है इनकम टैक्स में नोटिस की। तो यहाँ पर ये सेक्शन 148 क्या कहता है, सेक्शन 148 असेसिंग ऑफिसर को ये अथॉरिटी देता है कि वो आपको वो टैक्स पेयर को नोटिस भेज सकते हैं अगर वो उनकी इनकम से जो उन्होंने इनकम जो आपने दिखाई है उसकी इनकम से अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आपको नोटिस भेज सकता है सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग। और साथ साथ 149 जो बात करता है ये बात करता है लिमिट की। तो दोस्तों लिमिट क्या है, मेजर पॉइंट है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी इनकम यहाँ पर इनकम के हिसाब से आपको दिखाया गया, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स जो नोटिस भेज सकता है वो 3 साल तक भेज सकता है। पहले ये लिमिट 6 साल हुआ करती थी लेकिन जिसको घटा के 3 साल कर दिया गया था। तो अभी जो करंट में चल रहा है वो 3 साल चल रहा है और ये 3 साल जो काउंट किए जाते हैं असेसमेंट ईयर के बेस पर काउंट किए जाते हैं। असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल के बाद, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई 23-24 में अपना ITR फाइल किया है, 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा दोस्तों 24-25। तो यहाँ पर 24-25 से 3 साल काउंट कर लीजिए आप, तब तक आपको इस डॉक्यूमेंट्स को या इनके नोटिस आने के चांसेस बने होते हैं, उससे बीच में आपको नोटिस आ सकता है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा। और फाइनेंशियल ईयर से अगर यही देखें तो ये 4 साल हो जाता है क्योंकि असेसमेंट ईयर से 3 साल है, क्योंकि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर के 1 साल के बाद आता है, तो फाइनेंशियल ईयर से कितना हो गया 4 साल। और यही अगर हम बात करें कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 साल तक नोटिस भेज सकता है। ये 10 साल भी असेसमेंट ईयर के बेस पे ही काउंट किए जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर से 11 साल और असेसमेंट ईयर से 10 साल तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। तो आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप संभाल के रख सकते हैं 10 साल तक, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा आपने शो की है तो। अब यहाँ पर मैंने अभी दोस्तों आपको ये समझाया था कि बिजनेस की केस में बुक्स ऑफ अकाउंट बने होते हैं, बिजनेस की केस में बुक्स ऑफ अकाउंट बने होते हैं। तो यहाँ पर ये कैश कलेक्शन अगर हो रही है तो कैश कलेक्शन में क्या है कि आपके पास कलेक्शन तो कैश में आ रहा है, जो सेल आपकी हो रही है वो कैश में हो रही है, लेकिन जो आपकी परचेस है वो सारी आपकी बिल से हो रही है। तो बिल से जब परचेस हो रही है तो आपको पेमेंट भी NEFT RTGS के मोड से करना होगा। तो लेकिन बैंक में पैसा कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आप कैश कलेक्शन करेंगे, फिर कैश कलेक्शन को आप अपने करंट अकाउंट में जमा करा देंगे, फिर करंट अकाउंट से आप इसको कंपनी को पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये लिमिट 50 लाख रुपए की तो क्रॉस हो जाएगी। मान लीजिए आपका साल में 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 3 करोड़ का टर्नओवर है, तो 50 लाख रुपए की लिमिट तो यहाँ पे पहले या दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में कवर हो जाएगी। तो उसके लिए तो उसी के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, ऑडिट को करवाया जाता है CA से, ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन सा कैश किस पार्टी से लिया हुआ है, हमारे पास उसका रिलेवेंट आंसर हो, तभी नोटिस आता है। तो क्लियर है, इसलिए यहाँ पर लिमिट की बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हाउ ITD नोस अबाउट आवर ट्रांजेक्शंस, हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल रहा है कि हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे एक प्रोसेस छिपा हुआ है। इसके पीछे प्रोसेस क्या छुपा हुआ है कि जैसे आपकी 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस होती है, समझिए आपकी 10 लाख रुपए की जैसे लिमिट क्रॉस होती है तो लिमिट क्रॉस होती है तो बैंक क्या करता है, बैंक SFT के जरिए, स्टेटमेंट, SFT को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, SFT के जरिए इस ट्रांजेक्शन को बैंक रिपोर्ट कर देता है आपके AIS पोर्टल पर। AIS बोले तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये आपके हर किसी के जो इसका इनकम टैक्स का अकाउंट बना हुआ है, ये पैन बेस पे होता है दोस्तों। इनकम टैक्स का जो अकाउंट है वो आपका पैन बेस पे होता है, पैन नंबर से लॉगिन होता है, और वहीं आपकी सारी जानकारियां पैन कार्ड के आधार पर ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में पहुंच जाती हैं। पहले ये 26AS में दिखने लगती थी, लेकिन अभी 26AS को यहाँ पर रोक दिया गया है। 26AS में सिर्फ TDS की जानकारियां आती हैं और बाकी जितने भी रिलीवेंट जानकारियां हैं वो सब आपकी AIS में आती है। ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया, मतलब आपने जैसी लिमिट क्रॉस की बैंक SFT फाइल करेगा, SFT के जरिए वो AIS में रिपोर्ट हो जाएगी। जब AIS में रिपोर्ट हो जाएगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, वहां पर तो उनको ऑटोमेटिक जानकारी मिली जाएगी, वहां से आपकी सारी इनकम को और आपके जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको ट्रेस कर सकता है। अगर वहां पर कोई मिसमैच होता है तो वो आपको नोटिस भेज सकता है। अब बात करेंगे हम इस वीडियो के लास्ट में FAQ की। तो FAQ में आप समझिए 10 साल पूरे हो जाने के बाद सेक्शन 148 में
कोई आपको नोटिस भेज सकता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे नो, कोई नोटिस आपको सेक्शन 148 में नहीं भेज सकता 10 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट जो दी गई है 3 इयर्स और 10 इयर्स बेस्ड ऑन एस्केप्ड इनकम, मतलब जो इनकम के बेस पे जो टाइम लिमिट दी गई है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेज सकता। ये सेक्शन 148 अलाउ नहीं करेगा अगर इसके बाद नोटिस भेजा जाएगा, तो इसलिए नोटिस आते ही नहीं है। 10 साल तक ही नोटिस आएगा अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट इज द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अ नोटिस अंडर सेक्शन 148। जब नोटिस आता है सेक्शन 148 में, उसका कितना टाइम रहता है आंसर देने का? तो नॉर्मली जो टाइम रहता है वो 30 दिन का रहता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टाइमिंग भी दी जाती है। जो शॉर्ट टाइमिंग होती है उसको नोटिस में मेंशन कर दिया जाता है। जब नोटिस आता है उसमें टाइम भी दिया होता है कि इस तारीख से पहले आपने अपना जवाब सबमिट करना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने रिटर्न सबमिट कर दिया है तो भी नोटिस आ सकता है, तो यहाँ पर है आंसर इसका यस। अगर आपने अपना ITR फाइल कर दिया है तो नोटिस आ सकता है, क्योंकि जब असेसिंग ऑफिसर आपका इनकम, अगर आपकी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो नोटिस भेजेगा, और वो इनकम जब आप फाइल कर देंगे ITR को तभी तो उनको पता चलेगा, उसके बाद ही वो उसको प्रोसेस करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें पेनल्टी भी है क्या? तो ये सेक्शन 148 जो है ये सिर्फ नोटिस भेजता है, यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। पेनल्टी जो है वो सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग लगती है, जो कि आपका असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग पेनल्टी आप पे लगा सकता है। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन गलत किया है या उसका जवाब आप नहीं दे पाए तो उसके बाद पेनल्टी भी लगती है, और कई बार आपका कैश जो है जब्त भी कर लिया जाता है। जितना आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया है उसको डिसअलाउ करके उस कैश को जब्त कर लिया जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें आपको जो है वो क्लियर हो चुकी है, और आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे और आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको इन असुविधाओं का सामना करना पड़े। वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।